हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। जैसे कि हम सब जानते हैं एग्जाम का सीजन है, उस वक्त लगता है कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करे तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के, जो कि बेस्ड है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। So before moving to the short question, this is my app, Adusam app, which is relevant for commerce, economics and management students. काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे सब्जेक्टिव टेस्ट, काफी सारे एमसीक्यू which are available for the students of commerce, economics and management, और काफी सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के भी अवेलेबल हैं। इंडियन इकोनॉमी का कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज ऑल्सो एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। तो उसका लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओवर पॉपुलेशन, causes of poverty in India, indicators of regional imbalances, globalization in Haryana economy, meaning of labor productivity, liberalization, urbanization, and need of special economic zones, need of economic reforms, and unemployment. So what is overpopulation? देखो, overpopulation वो सिचुएशन है जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी इकोलॉजिकल सेटिंग है, जिसके मुताबिक होता है कि इतनी इस इकोनॉमी के अंदर जो है पॉपुलेशन रह सकती है, उससे ज्यादा जब ह्यूमन पॉपुलेशन राइज हो जाती है तो ओवर पॉपुलेशन इज द स्टेट वेयर बाय द ह्यूमन पॉपुलेशन राइजेस टू एन एक्सटेंट एक्सीडिंग द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इकोलॉजिकल सेटिंग, जिसमें हम कहते हैं कि ओवर पॉपुलेशन है। ओवर पॉपुलेशन इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि जितना, क्योंकि जब लोगों की संख्या इतनी ज्यादा होती है तो हर चीज हमें बल्क में चाहिए होती है। बट वहां पे जैसे बहुत सारी चीजें जो है, जो नेसेसरी चीजें हैं, उनकी शॉर्टेज होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, वाटर, शेल्टर, फूड और सोशल एमिनिटीज, इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लग जाता है, तो उससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट डिटेरोरेट हो जाता है। उससे क्या होता है कि पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डिटेरियोरेट हो जाता है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से नेसेसरी चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, तो इन्वायरमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ने लग जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर 81 मिलियन पीपल जो है हर साल ऐड होते हैं। ओवर पॉपुलेशन, जिसको हम कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा पॉपुलेशन, जब इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन ए स्पीशीज पॉपुलेशन बिकम्स लार्जर देन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, कि जितनी पॉपुलेशन एनवायरनमेंट संभाल सकती है उससे ज्यादा जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है, देन वी से ओवर पॉपुलेशन। और ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि बर्थ रेट इंक्रीज हो सकता है, मोरालिटी रेट जो है कम हो गया है, और लार्ज स्केल के अंदर क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक देश से दूसरे देश माइग्रेट हो जाती है। सो सेकेंड क्वेश्चन जो है, दैट इज द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अगर हम भारत के अंदर देखें तो गरीबी के क्या कारण है, कि भारत के अंदर क्यों ज्यादातर लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो इंडिया के अंदर अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें तो हमारा जो देश था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी थी और उन्होंने काफी एक्सप्लॉइट किया, तो जिसकी वजह से क्या है कि पावर्टी प्रिवेल करती थी। और इंडिपेंडेंस के बाद भी पावर्टी जो है, दैट इज द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो मेन रीजन है कि मतलब क्यों पावर्टी ज्यादा है। एक तो क्या है कि इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आता है, पॉपुलेशन 139 करोड़, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। और आर्थिक विकास के रास्ते में ये जो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, दैट इज ए मेजर ऑब्स्टेकल, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो जिसकी वजह से अनपढ़ता ज्यादा है, हाई लेवल ऑफ लिटरेसी है, पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, फाइनेंशियल सोर्सेज को एक्सेस नहीं मिल पाती। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम भी काफी हद तक इफेक्ट होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम लो होती है। लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे क्या है, पर कैपिटा इनकम जो है वो लो होती है, तो जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है दैट इज वेरी लो। लोग काफी हद तक जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो है,
और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो देश है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता और मास लेवल पे पॉवर्टी है। कीमतें बढ़ती जाती हैं क्योंकि डिमांड बढ़ती जाती है, उतनी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो पाती। तो उसका भी बहुत बुरा असर होता है क्योंकि जो पुअर पॉपुलेशन है वो उन चीज़ों को अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। और उसी तरह क्या होता है कि पॉवर्टी की वजह से जो रिसोर्सेज़ हैं उनकी भी प्रॉपर जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या से भी इकोनॉमी जूझती है। और उसी तरह क्या होता है कि लोगों का इनकम लेवल लो है तो सेविंग इज वेरी लो, तो जिसकी वजह से क्या होता है निवेश इज वेरी लो, और जिसकी वजह से लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होता है और जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो। और उसी तरह क्या है कि पॉवर्टी को अगर हम डिफाइन करें विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो ज्यादातर लोग जो है इंडिया के अंदर पुअर है क्योंकि ज्यादातर जो रिचेस्ट क्लास है वो 20% लोगों के पास जो है 41% ऑफ द नेशनल इनकम है, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। तो जिसकी वजह से क्या है कि भारत के अंदर गरीबी पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज द इंडिकेटर्स ऑफ द रीजनल इम्बैलेंसेस, यहाँ पे भी मैं इम्बैलेंसेस कर देती हूँ कि कहाँ से हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर जो है जो राजनीतिक हम कहते हैं कि जो क्षेत्रीय जो है डेवलपमेंट एक जैसी नहीं है। जब भी हम बात करते हैं रीजनल इम्बैलेंसेस की, तो इट मीन्स कि इकोनॉमी के अंदर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि जैसे इंडिया के अंदर हर एक स्टेट जो है डेवलप होनी चाहिए। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट इन ऑल रीजन्स ऑफ द इकोनॉमी। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट से क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर, अलग अलग राज्य के अंदर जो लोग रहते हैं उन तक इनका बेनिफिट मिलता है। बट जब हम इंडिया के अंदर बात करते हैं तो कुछ स्टेट जो है बहुत ज्यादा डेवलप है और ज्यादातर जो स्टेट्स हैं दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो ये जो सिचुएशन है जिसको हम रीजनल इम्बैलेंसेस कहते हैं कि कुछ स्टेट्स तो बहुत ज्यादा डेवलप है बट कुछ स्टेट्स बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, तो एक जैसा आर्थिक विकास नहीं है, तो उसको हम कह देते हैं रीजनल इम्बैलेंसेस है। तो उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो इसके इंडिकेटर्स हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जैसे हम मेयर करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स इन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि जो अलग-अलग स्टेट्स हैं, अलग-अलग यूनियन टेरिटरीज हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो वहाँ से भी हमें ज्ञात होता है कि कौन सी रीजन है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कौन से रीजन्स हैं जो बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसी तरह पर कैपिटा इनकम जो है दैट इज़ divided by the total population divided by the net domestic product। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ स्टेट को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो वहां से भी हम रीजनल इम्बैलेंसेस को पता चल कर सकते हैं। उसी तरह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर जो है अलग अलग जो रीजन है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है दैट इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। तो यहाँ से भी डिफरेंट रीजन्स के अंदर क्या है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो डिफरेंट है। प्रोडक्टिविटी कई चीजों के ऊपर डिपेंड करती है जैसे कि क्वालिटी ऑफ सीड, अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री सेक्टर से भी हम पता कर सकते हैं कि हर एक स्टेट के अंदर वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ है। तो दीज आर दी बेसिकली इंडिकेटर्स ऑफ द रीजनल इम्बैलेंसेस, जिसके अंदर मैंने अलग से रीजनल इम्बैलेंसेस का अलग से जो है लेक्चर डाला हुआ है, तो वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन इन हरियाणा इकोनॉमी, देखो यहाँ पे जब व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लोबलाइजेशन इट्स अ प्रोसेस नॉट ए आउटकम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं तो उससे सारा संसार जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। तो वहां पे ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि पूरा संसार जो है एक मार्केट की तरह होता है, लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं, फ्री ट्रेड होता है। वहां पे कोई जो ग्रेजुअल वे में क्या होता है कि जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो देशों के बीच में जो आपसी ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो हरियाणा की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है और हरियाणा के अंदर ग्लोबलाइजेशन के तहत इन्होंने काफी प्रोग्रेसिव बिजनेस इन्वायरमेंट जो है एस्टेब्लिश किया है। स्टेट के अंदर काफी सारी फिजिकल, काफी सारे पॉलिसी इंसेंटिव है जिसके बेसिस पे उन्होंने ग्लोबलाइजेशन लेवल पे बिजनेस को विकसित किया है।
अगर हम हरियाणा की बात करें तो कंट्री के अंदर ये थर्ड नंबर पे बेस्ट स्टेट आती है, और यहाँ पे जो बिजनेस करना है बहुत ही आसान है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2017 के अंदर, और उसी तरह अगर हम अक्टूबर 2020 के अंदर देखें तो स्टेट के अंदर 7 एक्सपोर्टिंग स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी हैं। और हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो हरियाणा जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, लेकिन अब ये काफी सारी वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रियल स्टेट बन चुकी है। ये इंडिया की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब्स है, और 2/3 पैसेंजर कार्स, 50% ऑफ ट्रैक्टर्स, 60% ऑफ मोटरसाइकिल जो है हरियाणा के अंदर मैन्युफैक्चर होता है। और ये नॉलेज इंडस्ट्री के लिए भी बेस बन गई है। तो हरियाणा जो है दैट इज द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द सॉफ्टवेयर, वन ऑफ द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ द आईटीएस फैसिलिटीज। और उसी तरह अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट का एक्सपोर्ट भी जो है काफी मात्रा के अंदर जो है यूएस डॉलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो था ये 107 0.3 मिलियन था, जो कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये 618.7 मिलियन है। तो एक्सपोर्ट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी। देखो, जो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कितना इनपुट डाल के हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं तो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की यूटिलाइजेशन के असेस करके उसके बेसिस पे हम डिफरेंट फैक्टर्स की प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं। तो लेबर प्रोडक्टिविटी जो है दैट मेजर द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है कि अगर हमने इतना लेबर यूज किया है तो उतना हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी को मेजर करना इसलिए एसेंशियल है ताकि हम देख सके कि लेबर की एफिशिएंसी क्या है। तो अगर हम घंटे के हिसाब से देख रहे हैं तो टोटल आउटपुट को टोटल मैन पावर से डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह लेबर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के रूप में मेजर करते हैं तो प्रोडक्शन इन स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल मैन आवर्स। और अगर हम मनी के रूप में देख रहे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं सेल वैल्यू और कॉस्ट ऑफ द आउटपुट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द वर्कर्स। तो इस तरह से हम लेबर प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे हमने बिजनेस सेटअप करना है, बिजनेस को रन करना है, तो उसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो वो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन जो होती हैं उसको खत्म किया गया है, ताकि जो गवर्नमेंट है उसने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी जिसकी वजह से बिजनेस इतने फ्लरिश नहीं कर पा रहे थे, तो लिबरलाइजेशन के तहत उन सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया है, लिबरलाइज किया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपने बिजनेस सेट करना है तो बड़ी आसानी के साथ आप सेट कर सकते हो, सिंगल विंडो से ही आपको क्लियरेंस मिल जाएगी। तो प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर दिए हैं और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल जो थे उनको हटा दिया गया है। तो पहले 91 से पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंट्रोल लगा रखे थे, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, प्राइस कंट्रोल एक्सेट्रा। तो ये कंट्रोल की वजह से क्या था कि बिजनेस सेट नहीं हो पाते थे, करप्शन होती थी, इनएफिशिएंसी प्रिवेल करती थी। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म इसी अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि जो भी इकोनॉमी के अंदर होना चाहिए वहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं, रेदर मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे होना चाहिए। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर लिबरलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी नहीं। लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस और मींस फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द स्टेट ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट प्रोवाइड्स ऑटोनॉमी, मतलब बिजनेस एंटरप्राइजेस जो है मार्केट जो फोर्सेस हैं उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकती हैं। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को मिनिमाइज किया है। नेक्स्ट जो है दैट इज अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, जिसके अंदर क्या है कि अर्बनाइजेशन, क्योंकि अर्बन एरिया जो है ज्यादा डेवलप होते हैं और सिटी जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है, और ज्यादातर जो पॉपुलेशन है उसको सिटी का चार्म ज्यादा होता है। तो जितने लोग सिटीज के अंदर रहते हैं तो हम कहते हैं कि इंडिया अगर डेवलप हो रहा है तो डेफिनेटली अर्बनाइजेशन से हमें पता चलता है। तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो किस रेट से अर्बन पॉपुलेशन का नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है। तो अर्बनाइजेशन मींस पॉपुलेशन इज शिफ्टिंग फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन एरिया। तो जो लोग गांव में रहते हैं उनका नंबर, उनका तादाद पहले से कम हो रहा है। तो अर्बनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमी कितनी मॉडर्नाइज है, कितनी इंडस्ट्रियलाइज्ड है, और किस तरह से लोग जो है एक प्रोग्रेसिव आउटलुक की तरफ जा रहे हैं व्हेन दे आर शिफ्टिंग टू द अर्बन एरिया। अर्बनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे जैसे इकोनॉमी का विकास होता है तो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस भी बढ़ जाता है।
क्योंकि रूरल एरिया के अंदर छुपी हुई बेरोज़गारी पाई जाती है, तो जिसकी वजह से जो लोग वहाँ पे काम नहीं कर रहे होते, तो वो अर्बन एरिया के अंदर शिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं, ताकि अर्बन एरिया के अंदर वो काम कर सकें। और उसी तरह सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से जो बैकवर्ड विलेजेस के लोग हैं, वो अर्बनाइज़ सेंटर के अंदर जाते हैं, ताकि वहाँ पे उनको काम मिल सके। The next question is need of special economic zone. इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है कि वो ज्योग्राफिकल एरिया, अगर वहां पे बिजनेस सेट किया जाता है तो स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू द बिजनेस विच इज सेट इनटू द नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो नीड क्या है कि एक एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्रिएट किया जाए, एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए और डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को बूस्ट किया जाए। नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है कि जो भी हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर लगता है कि आर्थिक सुधार लाने चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हमें नई इकोनॉमिक पॉलिसीज लानी चाहिए, ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो काम है वो तेजी के साथ बूस्ट किया जा सके। तो मेन एलिमेंट जो हमारी 91 के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी थी, दैट वाज फोकसिंग ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। एक तो क्या है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर उस वक्त बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाज वेरी एडवर्स, फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा था, इन्फ्लेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो जिसकी वजह से लगा कि इकोनॉमी को अगर हम कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं, वी शुड इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म। Unemployment, बेरोजगारी. This is the last question. Unemployment refer to a situation when people are willing to work at the existing wage rate, are able to work but are not getting the work. देखो, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो जो भी प्रिवेलेंट वेज रेट है, लोग उस पे काम करने को उत्सुक है, अ, वो योग्य भी है काम कर सके, बट उनको काम नहीं मिलता। तो जो लोग काम नहीं करना चाहते, उनको हम बेरोजगारी के अंदर नहीं काउंट करते। तो अनएम्प्लॉयमेंट से ही हमें पता चलता है कि जो अर्थव्यवस्था है उसकी हेल्दी कंडीशन है या अनहेल्दी है, क्योंकि अगर ज्यादा लोग बेरोजगार है तो इट मीन्स कि अर्थव्यवस्था बीमार है। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट को काउंट करते हैं तो उन्हीं लोगों को कंसिडर करते हैं हु आर एबल टू वर्क, और जो एग्जिस्टिंग रेट, जो भी वेज रेट है उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। और जो लोग काम नहीं करना चाहते उनको हम काउंट नहीं करते। इवन जो लोग कैपेबल नहीं है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, इनफॉर्म लोग हैं, सिक है, चिल्ड्रन है, उनको हम इंक्लूड नहीं करते। तो इसी के साथ ही क्या है कि जो हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने कर लिया है। अगर आपने शशि अग्रवाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब, ताकि आपको इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के जितने भी एग्जामिनेशन के अंदर, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए वो आपको राइट टाइम पे अवेलेबल हो